वो फिर आपको सर्जन्स को दिखाना पड़ेगा कि उसके लिए क्या करना है। छोटे मोटे स्टोन होते हैं तो पानी पी पी के निकल जाते हैं, लेकिन स्टोन का साइज कितना बड़ा है, कितने स्टोन है, वो सब दिखना पड़ता है। तो एक कोई जनरल सर्जन होंगे, उनको जरूर कंसल्ट करा लीजिएगा। ठीक है, तब तक कुछ और पूछना है तो पूछिए, कनेक्ट करने का ट्राई कर लीजिए, हो तो पानी का। मैम कोई बात नहीं, 9 बजे दूसरी क्लास से मैं आज क्वेश्चन हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। मैडम जो टीटी टॉक्साइड इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको एग्जैक्ट लगाया जाता है? उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में, जब आपके मरीज के 12 या 14 हफ्ते खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद लगाना चाहिए। जैसे मान लो आपने 14 हफ्ते में लगाया, दूसरा डोज 4 से 8 हफ्ते के अंदर दूसरा डोज। ठीक है, पहले टीटी लगाते थे, अब डीटी लगाते हैं। पहले टेटनस, अब डिप्थीरिया और टेटनस, उन दोनों का। मैम टीकाकरण क्यों किए जाते हैं? ये बच्चे को टेटनस होने से रोकता है। यस, इसके कार्यक्रम लिखे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर में आए थे पिछले सत्र में। हाँ, टीकाकरण के कार्यक्रम क्यों होते हैं? अच्छा ठीक है, वो अपन अभी सारे कार्यक्रम पढ़ेंगे ना, जिसमें अनीमिया मुक्त भारत आएगा, टीकाकरण का आएगा, HIV का आएगा, ये सारे कार्यक्रम अपन पढ़ेंगे तब इसमें आएगा। ठीक है, तो अपन वो डिटेल में पढ़ेंगे। यस मैम, ओके मैम। अरविंद जी ने बोला है नसबंदी होने के बाद हर्निया काफी बड़ा हो गया ऐसा। अच्छा बेटा, पहले अरविंद जी ये बताओ कि नसबंदी किसकी हुई, मेल की कि फीमेल की? पति की कि पत्नी की? और कौन सा हर्निया बढ़ गया? कौन सा हर्निया? जो वो बीच से टाँके लगाए जाते हैं ना, तो जो नीचे साइड में होता है नस। नहीं, एक मिनट, बीवी की हुई थी कि पति की हुई थी? जी, किसकी हुई थी, महिला की हुई थी या पुरुष की हुई थी? महिला की। अच्छा, टाँकों वाली जगह पे हर्निया हो गया है जी, तो वहाँ पर हो गया था, तो उसका एक बार फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जो है वो जेलोटिन जो जाली टाइप की होती है वो लगाया गया। उसके बाद भी इस तरह फिर हो गया है। ठीक है, देखो अगर किसी मरीज का ऑपरेशन होता है और उसके बाद उसको वहाँ पे ऑपरेशन वाले जो जहाँ पे अपन ने काटा होता है, ठीक है, जहाँ पे स्किन का इंसिशन दिया होता है, तो वहाँ पे हर्निया होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंसिशनल हर्निया। ठीक है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक चीज कि मरीज का जो एब्डोमेन का मसल है, एब्डोमिनल वॉल है, उसकी जो स्किन है, ठीक है, वो सब जो है उनमें अच्छी ताकत, उसमें अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, जिसके कारण हर्निया हो गया। ऐसे अस्पतालों में क्या होता है कि जो ओटी के अटेंडर्स होते हैं, एज इन ओटी के असिस्टेंट वगैरह, वही ऑपरेशन कर देते हैं जो माल प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो उनको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता होती, तो अगर प्रॉपर टेक्निक भी नहीं यूज की है पेट को खोलने की और बंद करने की, उस केस में भी हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर्निया को तो फिर रिपेयर करना ही पड़ता है, सर्जरी से होती थी। ठीक है, एक्चुअली मैडम एक बार हुआ था, तो वाराणसी के कबीर चौरा हॉस्पिटल से जो कि MBBS MS गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो OT में मैं खुद तो उन्होंने किया था। उसके बाद फिर जब वो बन गया हर्निया उसी तरह, तो दोबारा वो ऑपरेशन की, उसमें वो जेलोटिन जाली टाइप का जो पट्टी नहीं आती जो अंदर लगाया जाता है, हाँ, मैश लगाया हुआ। हाँ जी, तो उसको वो लगाएंगे क्योंकि अब इसके बाद नहीं बनेगा। फिर जो है करीब 10 साल बीता, अब जो देख रहे हैं कि काफी बड़ा हो गया। हाँ,
एक और कारण हो सकता है, जिन लोगों का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जिनके एब्डोमिन का अंदर का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, उनमें भी चांसेस है। मान लो कोई बहुत मोटा इंसान है, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। किसी को नियमित तौर पे कब्ज रहती है, जब भी कब्ज होती है तो पेट पे प्रेशर लगता है, जब भी वो वॉशरूम जाएगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, किसी को दमे की बीमारी है या निरंतर टीबी, एक कोई टीबी का मरीज है या कुछ है तो निरंतर खांसी रहती है। ठीक है जी, लेकिन ऐसा जो है कभी पूरी बात ये सुन लो, फिर पूरी बात सुन तो लो भाई। जी, जी। मैं उस दिन भी इसीलिए गुस्सा हुई थी कि आप लोग मेरी पूरी बात सुनते ही नहीं, आप लोग अपना अपना बोलते जाते हैं। नहीं आ रहा था। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ पूरी बात सुन लो। तो निरंतर एब्डोमिनल प्रेशर बड़े होने के कारण भी ये जो इंसिशनल हर्निया, इंसिशन साइट है, क्योंकि देखो कभी भी आप कुछ भी पेट काट के ऑपरेशन करते हो तो अब एक बार काट दिया और उसके बाद आपने उसको सिल दिया, तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी पहले 100% जब तक आपने उसको काटा नहीं था, लेकिन एक बार जब काट के सिलते हो तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो 100% कभी नहीं है, वो हमेशा 70 से 80% आती है। कहीं ना कहीं वो 20% की कमी हमेशा के लिए रह ही जाती है। ठीक है, हाँ आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, एक्चुअली मैडम उनको जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ना तो बीपी है, शुगर है, न तो मोटी है, न बहुत दुबली है। हाँ, लेकिन तो उनकी मसल्स की वीकनेस होगी, इनहेरेंट वीकनेस भी होगी। जी हाँ, इस चीज को हम मान सकते हैं। तो क्या हाँ, इसकी recurrent- वजह से भी हर्निया हो जाता है? हाँ, इनहेरेंट। आपने कभी कभी देखा नहीं है कि बच्चों में हर्निया होता है, देखा है? जी जी हाँ, तो बच्चों में हर्निया क्यों होगा? क्योंकि उसकी मसल इनहेरेंट वीकनेस है, कुछ उसकी बनावटी में दिक्कत है, वो उस टाइम उसकी बनावट में कभी ना कोई कमी रही होगी। ठीक है, जब ऑपरेशन करके किया तो कहीं ना कहीं वो सामने आई, नहीं तो वो सामने नहीं आई, ऐसे बात है। तो ये भी परेशानी हो सकती है। ठीक है, और कई मरीजों में बार बार हर्निया होता है तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि अगर हर्निया को आगे से छोड़ दिया और आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा है तो कहीं ना कहीं वो आते आते अपने आप घूम जाएंगी, फंस जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्शन में चली जाएंगी और पेशेंट की जान को भी रिस्क हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मैम ये पिट्रियासिस रोजिया क्या होता है? क्या पिट्रियासिस रोजिया? हाँ हाँ, ये कोई स्किन का इन्फेक्शन है बेटा, मैंने बचपन में पढ़ा था, अब मेरे को उसकी इतनी डिटेल याद नहीं है, पर ये कोई स्किन का इन्फेक्शन है, बस ये पता है। स्किन की इन्फेक्शन नहीं बोलूंगी, स्किन की कोई बीमारी है, एग्जैक्टली कैसे क्या होती है वो मुझे याद नहीं, बट ये कोई स्किन की ही बीमारी है। मतलब अगर किसी को पिट्रियासिस रोजिया किसने डायग्नोसिस बनाया तो उसको चर्म रोग विशेषज्ञ के पास ही जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरे शरीर में दागे धब्बे जैसे हो जाते हैं ना मैम? आप लोग की आवाज कट रही है, आप प्लीज चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखेंगे। अब से रोज 9 बजे क्लास रहेगी क्या किसी दूसरे बुक की, सर की? जी आज ही 9 बजे? ये धनराज सर की है ना मैम? मतलब आज ही 9 बजे है या रोज 9 बजे करके रात को लेते हैं? डेली मैम कुछ दिनों से आज डेली कर रही है मैम। अब डेली 9 बजे रहेगी, ठीक है, ओके। यस। हाँ, तो अगला क्वेश्चन टाइप कर दो फटाफट चैट बॉक्स में। हेलो हाँ बोलिए। मैडम, मायोक्टोमी कैसे की जाती है? मायोमेक्टमी? हाँ ठीक, मायोमेक्टमी में क्या करते हैं, देखो अगर एक ही मायोमा है, एक ही फाइब्रॉइड है, तो उसमें हम क्या करते हैं, यूट्रस पे इंसेशन देते हैं और उसको मायोमा स्क्रू से फाइब्रॉइड को होल्ड करते हैं और उसको निकाल देते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना, आप उसे सर्च करोगे, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे मायोमेक्टमी के। ठीक है, लेकिन अगर हाँ हिस्टेक्टोमी करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें? देखो, मैंने आपको उस दिन भी समझाया कि आपका डिसीजन जो है वो किस पे आधारित होगा, मरीज की एज पे,
और वो अपना यूट्रस फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है कि नहीं। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार आप 40 साल से कम उम्र की महिला का अगर हिस्टेक्टमी करते हो तो आपको कारण बताना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मोस्टली क्या होता है, अगर एक महिला है जिसको फाइब्रॉइड है, उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम, या फिर दो ही कंप्लेंट्स आती है, 3 कंप्लेंट्स फाइब्रॉइड वाली पेशेंट कॉमनली। एक, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अनियमित अत्यधिक ब्लीडिंग। दूसरी चीज वो बोलती है कि मेरा बच्चा नहीं ठहर रहा। तीसरी चीज पेट में दर्द। ठीक है, अब मैंने उस दिन भी आपको बताया कि आपको सारे सिम्टम्स को देखना है और उसके आधार पे आपको इलाज करना है। अब अगर मेरे पास महिला आई 25 साल की, बोलती है मेरी शादी को 4 साल हो गए, मेरा बच्चा नहीं ठहरा है, ये आपने सोनोग्राफी कराई और कहती है मेरे को महीना भी ज्यादा जाता है, आपने सोनोग्राफी कराई, उसमें आपने देखा बड़ा सा फाइब्रॉइड। अब इसकी अगर आप बच्चेदानी निकाल दोगे तो ये बच्चा कैसे करेगी? इस केस में आप यूट्रस नहीं निकालोगे, इस केस में आप फाइब्रॉइड निकालोगे। लेकिन फाइब्रॉइड आप तब निकालोगे जब आपने बाकी सारे कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी रूल आउट कर लिए, क्योंकि हो सकता है ना कि पति में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसकी साथ साथ में ट्यूब्स ब्लॉक हो सकता है कहीं ना कहीं इसका थायराइड गड़बड़ाया हो, तो सारे कॉजेज को आप रूल आउट करोगे, सब अगर ठीक है या मान लो कुछ और गड़बड़ भी है तो उन सबको भी ठीक करोगे, और फिर आप जो मायोमा है, जो फाइब्रॉइड है, फिर उसको रिमूव करोगे और उसके बाद पेशेंट को कम से कम 6 महीने का गैप दोगे, 3 से 6 महीने का, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसको हील होने में टाइम चाहिए यूट्रस को, और उसके बाद फिर उसको बोलोगे कि आप अब प्रेगनेंसी प्लान करो। ठीक है, अब क्योंकि आपने यूट्रस पे कट लगाया है तो यूट्रस कहीं ना कहीं अब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 100% नहीं रही, तो अब क्या होता है अगली प्रेगनेंसी में जब वो प्रेग्नेंट होगी तब आपको उसको काउंसिल करना है कि अब ये नॉर्मल डिलीवरी इसकी नहीं कराई जाएगी, अब इसका ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, तो उसको प्रॉपर फॉलोअप समझाना होगा और उसके बाद उसको 38-39 हफ्ते पे उसको सिजेरियन करेंगे। ठीक है, 38-39 हफ्ते के आसपास क्यों करते हैं? क्योंकि मैक्सिमम महिलाओं में उस टाइम के आसपास दर्द आने की संभावना रहती है, तो इससे पहले की दर्द आए कि हल्के फुल्के भी दर्द आए तो तुरंत उसका सिजेरियन से बच्चा निकालेंगे, क्योंकि यूट्रस नहीं तो रप्चर होने की, यूट्रस फटने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यही एक महिला है, ठीक है, बोलती है मुझे बहुत ज्यादा महीना जा रहा है और ये 50 साल की है और बोल रही है मेरा महीना रुक ही नहीं रहा। ठीक है, 50 साल में तो लोगों का महीना बंद हो जाता है। आप अब ज्यादा महीना आने का कारण ढूंढोगे, हो सकता है कैंसर हो सकता है कि बच्चेदानी के अंदर की परत बड़ी हुई है जिसको अपन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, हो सकता है थायराइड गड़बड़ हो, लेकिन हो सकता है ये फाइब्रॉइड भी है। ठीक है, तो आपको सारे कॉजेज रूल आउट करने हैं, और अगर ये फाइब्रॉइड इसका ही कॉज है तो आप क्या करोगे? आप इसके 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, जितने भी बच्चे, अब इसका यूट्रस का वैसे भी कोई काम नहीं है तो आप उसका यूट्रस निकाल सकते हैं, आप उसकी हिस्टेक्टमी कर। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट बोले कि नहीं मेरे को तो बच्चेदानी चाहिए चाहे जो हो जाए, 50 साल की महिला भी, और वो बोले कि नहीं मेरे को यूट्रस चाहिए लेकिन आप इसको ठीक करो, तो उस केस में फिर आप मायोमेक्टमी करोगे। लेकिन अगर पेशेंट विलिंग है हिस्टेक्टमी के लिए तब बिल्कुल उस केस में 50 साल की, 48 साल की, 45 साल की महिला का आप हिस्टेक्टमी कर सकते हो। 40 से कम में कोशिश रहेगी कि आप हिस्टेक्टमी नहीं करोगे, यूट्रस को बचाना है। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, एक फीमेल मरीज है 22 साल की, उसका हीमोग्लोबिन 6 या 7 से ज्यादा नहीं हो रहा जबकि सुविधा सभी प्रकार की है। अच्छा, सुविधा मतलब खान पान सब बढ़िया है। देखो बेटा, उसका आपको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा, इसमें अनीमिया टाइपिंग करनी पड़ेगी, किस कारण से इतना अनीमिया है वो देखना पड़ेगा, विटामिन B12 कराना पड़ेगा, हो सकता है B12 की कमी हो, फोलिक एसिड की कमी हो, आप उसको आयरन की गोली खिला रहे हो, अच्छा आयरन रिच खाना खिला रहे हो, लेकिन कारण कुछ और ही हो सकता है। तो कारण मैं अनीमिया के क्लास में भी कहा था कि कभी भी अगर कोई मरीज आयरन के ट्रीटमेंट देने पे या अच्छा आयरन रिच खाना खाने के बाद भी अगर उसको बार बार अनीमिया हो रहा है तो आपको कारण ढूंढना है, क्योंकि तब वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है, हो सकता है उसको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है वो थैलेसीमिया ट्रेट हो, ठीक है, हो सकता है कोई और कारण है, उसको कोई क्रॉनिक बीमारी हो सकता है वो टीबी की मरीज है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉनिक कोई भी बीमारी होती है, ठीक है, लिवर की बीमारी, किसी चीज की भी बीमारी तो हो सकता है, तो आपको सबसे पहले कारण ढूंढना है और उसके बाद फिर आगे का इलाज करना। ठीक है, कई बार क्या होता है हम सिर्फ आयरन देते जाते हैं, हम उसको फोलिक एसिड नहीं देते, हम उसको B12 नहीं देते, कई बार सबकी कंबाइंड डेफिशिएंसी होती है, तो आपको सबको पूरा करना होगा। हाँ बोलो।
एक्चुअली मैम उनको उस पेशेंट को जो है ना दो गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाए और वो सारे चेकअप भी करवाए हैं, तो वो भी बोले कि ये जो है इसी तरह इनका चलता रहेगा जब तक कि मैरिज ना हो जाए, और इसमें एचबी बढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं है या कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कई प्रकार की ब्लीडिंग ज्यादा होती है क्या है? अब देखो बेटा, जब तक पेशेंट देखेंगे नहीं, डिटेल्स देखेंगे नहीं, बता नहीं सकती। हो सकता है इसको ब्लीडिंग ज्यादा होती हो सकता है माल एब्जॉर्प्शन। कई बार क्या होता है, हम खाते पीते सब है लेकिन हमारी आंतों से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता, वो उसको क्या कहते हैं, माल एब्जॉर्प्शन। तो माल एब्जॉर्प्शन के कारण भी जितना खा लो सब कर लो, उसके बावजूद वो अपने शरीर को लगता नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो माल एब्जॉर्प्शन है तो माल एब्जॉर्प्शन को ट्रीट करना पड़ेगा। मैम फाइब्रॉइड मेडिसिन से ठीक हो सकता है। इसका जब मैं फाइब्रॉइड का मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे मेडिसिन से फाइब्रॉइड भी ठीक करते हैं। 25 साल की महिला है, 28 साल की महिला है, ठीक है, बच्चे हो रखे हैं उसको पहले, लेकिन अभी ज्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो हम मेडिसिन वगैरह से ही ट्राई करेंगे उसको ठीक करने का। उसके बाद भी नहीं होती, फाइब्रॉइड का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, मरीज को ज्यादा तकलीफ होती है, तो ही हम मायोमेक्टोमी देंगे। लेकिन जब मायोमेक्टोमी मैंने बोला, अगर वो इनफर्टिलिटी की पेशेंट है, इनफर्टिलिटी में मायोमा ही एक लौता कारण दिख रहा है जिसके कारण उसका बच्चा नहीं ठहर रहा है, उसके बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर मायोमेक्टोमी करेंगे। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन लिख दो, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। खत्म सबके क्वेश्चंस? कुछ बचा है तो फटाफट लिख दो चैट बॉक्स में। मेरे को आवाज नहीं आ रही एक्चुअली, आज बहुत डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क का कुछ इशू है। चैट बॉक्स में लिख दो तो कम से कम क्लियर रहेगा। चलो फिर वाइंड अप करें, बंद करें, किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ओके मैम, गुड नाइट। चलो गुड नाइट, सबको हैप्पी रक्षाबंधन एक और बार। गुड नाइट मैम। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। एक मिनट, तो किसी ने क्वेश्चन बोला है ओवेरियन सिस्ट और फाइब्रॉइड में अंतर क्या है? बेटा ओवेरियन सिस्ट ओवरी में है, फाइब्रॉइड यूट्रस में है। ओवेरियन सिस्ट में ओवरी में एक ऐसा मान लो कि उसमें एक फुग्गा जैसा बन गया जिसके अंदर पानी भरा है। सिस्ट क्या होती है? सिस्ट एक पानी का गुब्बारा जैसा ही होता है, जो जिस भी ऑर्गन में होगी उसका नाम है। अगर लिवर में सिस्ट है तो वो हेपाटिक सिस्ट हो गई, ओवरी में सिस्ट है तो वो ओवेरियन सिस्ट हो गई, ठीक है। तो ये है, और फाइब्रॉइड एक यूट्रस का बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है, बस इतना ही अंतर है। नाम नहीं है ना, ओवेरियन सिस्ट मतलब ओवरी की सिस्ट की स्पेलिंग है बेटा, ठीक है। जब मैं ओवेरियन सिस्ट पढ़ाऊंगी तब अपन आगे उसको डिटेल में करेंगे। चलो और कुछ डाउट बचा? मैडम फाइब्रॉइड का मेन कारण क्या हो सकता है? मैडम एक क्वेश्चन था। हाँ दिनेश जी, आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। जो भी बोल रहा है माइक ऑन करके, प्लीज माइक बंद करके चैट बॉक्स में डालिए, मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस है वॉइस में, प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। मैम मेडिसिन हम लोगों को सब जरूर बताइएगा, जरूर पढ़ाइएगा, ठीक है ना, रिक्वेस्ट। हाँ अभी आएंगे अपन, मेडिसिन पे भी आएंगे जी, क्योंकि इसके बाद तो फाइनली मेडिसिन का ही तो काम होगा ना मैम, तो हम लोग जानेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। नहीं, लेकिन आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, कर सकते हो इमरजेंसी मेडिसिन कर सकते हो। हाँ, जैसे प्राथमिक उपचार तो हम लोग दे सकते हैं ना किसी को। हाँ वो तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, उसकी चिंता मत करो, उसकी टेंशन नहीं है, बिल्कुल मत। चलो कोई डाउट पूछ रहा था? दिनेश जी शायद, मैंने कहा चैट बॉक्स में लिखो, कोई लिख रहा है? चलो किसी को कोई डाउट नहीं है तो मिलते हैं कल, ठीक है। चलो